हेलो माय सब्सक्राइबर। आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ पॉडकास्ट का, जहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ पॉडकास्ट करूँगा, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करूँगा और उनके लाइफ उन्होंने कैसे अपने को एक अच्छे फ्रॉम द बॉटम से टॉप स्टेज पे गए हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे पॉडकास्टर से जानिए कि कैसे लाइफ को एक अच्छे मुकाम पे ले जाते हैं। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में आईटी में है, फार्मा में है, बैंकिंग में है, किसी भी इंडस्ट्री में है, वो पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक इंडस्ट्री के लोगों को ला रहा हूँ अपने पॉडकास्ट चैनल पे कि कैसे उस इंडस्ट्री में हम लोग आगे जा सकते हैं। तो आज मिलते हैं फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो में, जहाँ मेरे दोस्त रितेश कुमार फार्मा में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर है, एज ए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, एक मेडिसिन कंपनी में, डर्मेटोलॉजिस्ट कंपनी में, जो पूरा बिहार को देखते हैं। आज मेरे साथ रितेश कुमार। वेलकम रितेश जी मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। जी जी नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको इनवाइट किए। हाँ रितेश जी, आप बताइए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा मुझे जितना जानकारी है आपके बारे में, कि आपने पहले एक इंजीनियरिंग किया जयपुर से एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपका क्या इंटरेस्ट था कि आप फार्मा में मूव कर गए, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ ऑटोमोबाइल में जा सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री है मैकेनिकल में जा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने फार्मा को चुना। ऐसा क्या देखा फार्मा में आपने? जब मैं बीटेक पास किया तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जॉब। जब मैं जॉब की ओर मूव किया, दिल्ली गया, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया एक कंपनी। उस समय मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन घर का प्रेशर था कि मुझे ज्वाइन करना है, कुछ कमाना है, सॉरी कुछ। फर्स्ट अब एक मिनट रुकिए, इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे, वो फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, चलिए कंटिन्यू कीजिए। तो कुछ पैसे अर्न करना है फैमिली के लिए। तो मैं गया। मेरी फर्स्ट कंपनी थी मुंजाल स्वा, जो हीरो की शोकर बनाती थी। तो एज अ मैं इंजीनियर गया। वर्किंग टाइम जनरली 8 घंटे होती थी, लेकिन वहाँ शिफ्ट चलते थे 12-12 घंटे की, शोषण किया जाता था। और मात्र जस्ट इंजीनियरिंग में पास किया था। एज ए ट्रेनिंग मुझे ओनली 13,000 दिया जाता था, जिससे मेरा सरवाइव हो नहीं पाता था। देन आफ्टर उसके बाद हम सर्च किए किस सेक्टर में ज़्यादा पैसे हैं, कम समय में अर्निंग ज़्यादा कैसे करें। तो मैं सर्च किया, बहुत सारे डिफरेंट लोगों से भी मिला, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी बहुत जगह बात किया। हाँ रितेश जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जी सर। इससे पहले आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड दे दें कि आपने इंजीनियरिंग कब किया, कहाँ से 10th किए, 12th कहाँ से इंजीनियरिंग किए, उसके बाद फिर से हम इस डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे, जरूर जरूर जरूर। ताकि मेरे सब्सक्राइबर को ये मालूम चले आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ओके ओके। मैं 2009 में झारखंड बोर्ड से अपना मैट्रिक पास किया। उसके बाद अब तक मैं लग गया प्रिपरेशन में आईआईटी का। उसके बाद मैंने 2 साल तैयारी किया, नहीं हुआ तो मैं अपने प्राइवेट कॉलेज में जयपुर राजस्थान में आफ्टर 12th पास करके जो वो एडमिशन कॉलेज था राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से था। या जी। और मैं उस समय AI ट्रिपल ही चलता था, तो उसमें मेरी रैंक कुछ 50,000 आई थी ओबीसी कैटेगरी से। तो मैं काउंसलिंग किया, तो ये मेरे कॉलेज मेरा महर्षि अरविंद मैकेनिकल कॉलेज। ओके। तो ये तो मेरी बैकग्राउंड थी, और मैं बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद मैं गया, मैं अभी पिछले ही बात में बताया था कि मैं गया था मुंजाल सोआ में, जो 13,000 देते थी एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर। तो वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल था गुड़गांव में। उसके बाद मैं सर्च किया, बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिला। तो उस समय अर्निंग करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैं बहुत डिफरेंट लोगों से बोला, तो किसी ने सजेस्ट किया। उस समय कोई मेरे को ज़्यादा जानता नहीं था, अच्छा अप्रोच नहीं था किसी से कि मैं अच्छे कंपनी में जा सकूं एज अ मैकेनिकल। तो मैंने सर्च किया, घर का बर्डन था। तो मैं एक
मार्केटिंग से मिला। मैं जा रहा था तो मैं पूछा क्या करते हो, तो बोला जस्ट आई एम बीएससी ऑनर्स। तो मैं उससे पूछा क्या है, कैसे मिलता है, तो वो बोला, अपना बताया सैलरी अप्रोक्स 25,000, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस टी ए अप्रोक्स 30 to 30। दैट ये बात है 2014 की। तो मैं भी सोचा ये तो अच्छा है, मैं इंजीनियरिंग किया 4 साल अपना टाइम दिया, फिर भी 13,000 मिल रहा है, ऊपर से 12 घंटा का शिफ्ट करना पड़ता था। मतलब आपने ये सोचा है कि मैकेनिकल में एज ए जो जूनियर इंजीनियर हैं, ट्रेनिंग इंजीनियर है, उनका सैलरी एज कम्पेरेटिव कम है रिस्पेक्ट टू द फार्मा, हाँ। जो आपको फर्स्ट चॉइस बेटर लगा। हम्म, और आपका वर्कलोड भी एज ए मैकेनिकल टू द फार्मा कम था, जहाँ पे 12 आवर्स का शिफ्ट था, जहाँ पे यहाँ पे 5 6 8 7 घंटे में हाँ। शिफ्ट ज़्यादा हो रहा था, और आपको एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मिल रहा था, डिफरेंट डिफरेंट सिटी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, जिससे आपको लग रहा था कि मैं मल्टी कल्चर को अडॉप्ट कर सकूँ। जी जी सर। एक ये भी था, और तीसरा चीज़ ये था कि ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग मैंने भी देखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर लोग गवर्नमेंट की ओर मूव करते हैं, दैट इज़ द बेटर चॉइस। अगर आप प्राइवेट की ओर मूव करते हैं, अगर आपको टॉप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जॉब लगता है, तो सैलरी भी कम रहता है और आपका वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है। हाँ हाँ, नहीं तो आपने ये डिसीजन नहीं लिया कि मैं आफ्टर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कुछ प्रिपरेशन करूं, जैसे पीएसयू, गेट और बार, डिफरेंट डिफरेंट जी सेक्टर जी है। सर, आशाएं तो बहुत थी, लेकिन बिहार में क्या होता है, थोड़ी सी मैं बोल अरे खुल के लो। बोलिए, मेरा पॉडकास्ट है जिससे लोग जान सकें कि ऐसा क्या हो रहा है लोगों के पीछे, जो अपने इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरे इंडस्ट्री में अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जो गलती किए हैं, सामने वाला वो गलती ना कर पाए जी जी सर। और एक अच्छा लाइफ की ओर मूव करे वो। एज ए बिहार हम लोग थोड़ा सा मिडिल क्लास से आते हुए हैं। आफ्टर बीटेक करने का पास आउट होते हैं तो गार्जियन का बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होता है, मेरा लड़का कमाएगा, सोसाइटी में बहुत सारी बातें होने लगती है, इसका भी बर्डन था। तो मैं जॉब स्टार्ट किया, गवर्नमेंट जॉब मैं सोचा था, मेरे भी दिल में तमन्ना थी कि मैं जॉब करते हुए आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन 12 घंटा काम करके ये पॉसिबल नहीं था कि मैं आगे का पढ़ाई और गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं, गेट निकाल पाऊं। उसके लिए तो इनफ टाइम चाहिए स्टडी करने के लिए। एज ए प्राइवेट मैन बोला 12 घंटे काम करने के बाद किसी को पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, मर जाती है। तो फिर मैंने ये किया। उसी टाइम एक अच्छे पुरुष थे, सज्जन थे, जो हमें बताएं एक वैकेंसी आई हुई है फार्मा में। तो मैं गया, फर्स्ट टाइम दिया। वहाँ भी देखें बीटेक का क्वालिफिकेशन देखें, तो बोले बीटेक क्यों जो है। तो मैं अपना सारा बात बताया, ऐसा ऐसा बात है। तो एज अ बीएससी थोड़ा सा बीटेक में था, तो उसका प्रेफरेंस मुझे मिला। आपको यहाँ पर तेजी स्टॉप करना चाहता हूँ। जी आप थोड़ा यहाँ पे ये बताइए कि जब आप फर्स्ट इंटरव्यू फार्मा में देने गए थे, उस वहाँ का जर्नी से लेके आप जिस पोजीशन पे हैं जर्नी, थोड़ा ब्रीफ में मेरे सब्सक्राइबर को बताइए। जी जी जी। मेरा फर्स्ट कंपनी था हेगड़े एंड हेगड़े फार्मास्यूटिका एलएलपी। मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था रांची। तो मैं रांची में गया, फर्स्ट Yes. राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड मैं क्लियर किया। लास्ट फाइनल राउंड आया, फिर अनाउंसमेंट था कि एक सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं वहाँ भी गया तो मुझे भी पार्सलिटी मिला। झारखंड था तो वहाँ झारखंड के लड़का को पहले प्रेफर्ड किया गया। तो फिर हाँ, हो सकता है कि उसको झारखंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, हाँ, एरिया के बारे में, रिस्पेक्ट टू यू। या। तो मैं फिर वहाँ से डिस्क्वालीफाइड हुआ। फिर उसके बाद फिर मुझे मैसेज आया कि बिहार में सेम कंपनी में वैकेंसी है पटना के लिए। तो फिर मैं आया पटना। पटना में इंटरव्यू दिया, तो यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया एज अ मार्केटिंग एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो फर्स्ट लाइन में हुआ। तो मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया। मुझे फार्मा इंडस्ट्री से कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टडी किया, अपने आप को डेवलप किया। साइंस बैकग्राउंड से था ही, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा। उसके बाद बायोलॉजी से बहुत सारे नोट्स लाया, पढ़ा। उसके बाद मैं ट्रेनिंग गया
तो उस समय लगभग मैं एज अ फ्रेशर में ज्वाइन किया था, तो मेरी सैलरी थी 15,000 प्लस TA 15,000, 13,000 कंपेयर टू जूनियर इंजीनियर। आई जहाँ पे गॉट इनको 13,000 मिल रहा था, वहाँ पे इनको 30,000 मिलने लगा। इन माई स्टेट बिहार। हाँ, इन द स्टेट बिहार, जहाँ पे एज ए एक्सपेंस भी बहुत कम है और वर्कलोड भी बहुत कम था। जिससे मैं अपने घर पे रह सकता था, मेरा रूम रेंट नहीं लगता था, तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। मैं सोचा अगर मैं बिहार में ही रह के मैं इतना अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड रह सकता हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू किया, मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद 1 साल बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उस समय इस जॉब को मैं कुछ ज़्यादा ही पैशनेट की ओर ले लिया। लाइफ स्टाइल अलग था, क्योंकि एज अ जूनियर इंजीनियर मैं जाता था तो दिन भर वर्क 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 इन स्मॉल इंडस्ट्री, हरदम वर्क की बात रहता था। लाइफ स्टाइल सही नहीं था, लेकिन यहाँ हरदम लाइफ स्टाइल सही था। अच्छे होटल में जाना, घूमना फिरना सब कुछ होता था, तो अच्छा लगने लगा। मैं इसको कंटिन्यू किया। 2 ईयर में बहुत मेहनत किया, बहुत सारे डॉक्टरों से मिला, अपना प्रोडक्ट प्रमोशन किया। मैं फर्स्ट साल में जो था, मैं आई गॉट इंसेंटिव ऑल्सो 2.75 लाख इन फर्स्ट मोर देन द सैलरी, मोर देन द सैलरी। ये मुझे और अच्छा लगा, तो मैं इस जॉब को एंजॉय करने लगा और मैं आगे बढ़ते गया। 2 साल में और मेहनत किया, तो आई गॉट प्रमोशन इन माई अंडर 2 बॉयज देयर। तो मैं लड़कों का मैनेजर बन गया और मैं उनको गाइड करने लगा। आफ्टर दैट फिर मुझे प्रमोशन का टाइम आया, तो मैं प्रमोशन लिया। SBM 1 पोस्ट होता है, साइंटिफिक बिजनेस मिशन। तो ये मेरे को पोस्ट मिला, तो ये जब मैं मेरा बीटेक का बैकग्राउंड देख के मिला, जिससे थोड़ा सा मेरे को बेनिफिट मिला एज अ कंपेयर टू BSc। हाँ, एक तो है बीटेक वाले में, एक मैंने क्या देखा है, जो अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन BSc BA कर रहा है, एक बंदा बीटेक किया हुआ है, तो देखिए जॉब तो अलग चीजें हैं, एक एक माइंड सेट का भी हो जाता है। जी सर, कि आप उतना स्ट्रगल किए हैं, मेहनत किए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो आपको अभी नहीं बाद में हेल्प करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन BA वाले और BSc वाले में, चलो उन लोगों में मैं नहीं कर रहा हूँ कि उन लोग मेहनत नहीं किए, मेहनत किए हैं, लेकिन जिस टाइप से आप मेहनत किए हैं, जी जी जी, जैसे आप तो जानते ही हैं बिहार UP और अलग स्टेट में थोड़ा लिटिल बिट, मतलब, हाँ हाँ इंग्लिश में थोड़े से कमजोर हाँ, होते हैं। लेकिन अगर मतलब मैं 4 आपने साल मेहनत में, किया है तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं प्रमोट होके साइंटिफिक अभी बिजनेस आपका मैनेजर किस पोजीशन पे है सर? साइंटिफिक बिजनेस इस मैनेजर। इस 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 हाँ, रोल के बारे में थोड़ा बताइए, क्या आपका भी काम चल रहा है? ये मेरा प्रमोट हुआ, मैं साइंटिफिक बिजनेस मैनेजर। हम्म। तो ये इंटायर बिहार मेरे को मिला हुआ है, जिससे मैं इंटायर बिहार में 30+ लड़के हैं जिनको मैं प्रोडक्ट नॉलेज देता हूँ, उनको गेन कराता हूँ। जो भी उनको कुछ इशू होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, डॉक्टर को उनसे जाके मैं पर्सनली मिलता हूँ, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ। उनका कुछ सजेशन होता है, मैं लेता हूँ कि उनको कुछ प्रोडक्ट में इशू होता है या कुछ ऐड करना रहता है एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, तो उनको मैं उनका सजेशन लेके मैं अपने कंपनी को R&D में भेजता हूँ फीडबैक, और R&D उस पर काम करती है। ये मेरा अभी तक का जर्नी है। तो और बोलिए। मैं बिहार में रह के अभी खुश हूँ, एक अच्छा पोजीशन पे हूँ, अच्छा सैलरी पे हूँ, जिससे मुझे अब ये एहसास नहीं होता है कि मैं अपने फील्ड को छोड़ के अदर सेक्टर में आया, जिससे मेरे को कोई अफसोस नहीं है। और मैं पहले ही हाँ, एक बताया तरह से था। आप कह सकते हैं रिग्रेट नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप एक अच्छे पोजीशन पे हो गए, शादी भी हो गई, आपकी वाइफ भी मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर, एक अलग वो भी प्लस पॉइंट है कि आप दोनों बिहार में ही रहते हैं और एक जगह जॉब करते हैं। हाँ। अगर आप यही जॉब बाहर करते हैं और आपकी वाइफ बिहार में गवर्नमेंट जॉब करते, तो इस थोड़ा कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम होता है और मैनेजिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। वेरी डिफरेंट, वो तो अलग चीज हो जाता है, सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो एज इसलिए मैं बिहार को में रहा, बिहार में पिफट किया और मैं आज आगे हूँ। आप सब भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आप डिसीजन मेकर बनिए लाइफ में। जब तक आप डिसीजन मेकर नहीं बन पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। जी सर। और एक चीज़ और बताइए रितेश जी, अगर कोई जो एकदम न्यू है, न्यू कमर है,
जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है जी। उसको आना है आपके फार्मा में। तो आप थोड़ा इंटरव्यू का पैटर्न बताइए जिससे लोगों को मालूम चले कि हम लोग इस तरीके से प्रिपरेशन करें तो हम लोग इजीली क्रैक इंटरव्यू कर दें। ओके ओके। अगर हमारे कंपनी में वैकेंसी आती है, नहीं आप ही कंपनी नहीं, ओवरऑल बात कीजिए। ओके, फार्मा इंडस्ट्री में अगर वैकेंसी आती है तो न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टीजमेंट रहता है, तो आप उधर से देखें। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप उसके लिए अपना इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन, फ्लुएंट इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड बैकग्राउंड ऑफ साइंस, इट इज़ ए बेटर फॉर यू सब, क्योंकि इसमें साइंस से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ बहुत ज़्यादा है और आप इसको थोड़ा सा लर्न कीजिए, बेसिक चीज़ जिसका आपको फ्रेशर में होगा। आफ्टर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे नॉलेज दिया जाएगा, बॉडी फंक्शन से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, आप सरवाइव कर जाओगे। लेकिन पहले अपना बेसिक स्किल ठीक कीजिए। जनरली दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपनी बातों को रखते हैं, पहला वो चीज़ें ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि आपको थोड़ा साइंस का नॉलेज हो, हल्का फल्का मेडिसिन का नॉलेज हो, ताकि जब आप आफ्टर क्रैकिंग द इंटरव्यू, जब आप वो ट्रेनिंग सेशन में जाएं तो एटलीस्ट आप वहाँ पे ये नहीं महसूस करें कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। जैसे रितेश जी जैसा लोग, बहुत सारा लोग होगा जो वो नॉलेज शेयरिंग प्रोडक्ट डेमो देते होंगे, तो वहाँ पे आप ये ना फील करें कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। भले ये फ्रॉम द स्क्रैच से आपको बताएंगे चीज़ें को, लेकिन एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप ये कर सकते हो। और आपको तो बिहार में ही रहना है, जिस स्टेट में है वही स्टेट में रहना। इस जॉब का सबसे प्रीमियम थिंग्स ये है कि आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में ही जॉब मिलेगा, ताकि आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सुख दुख में हेल्प कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि जॉब के लोग बाहर स्टेट चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका मन कभी घर आने का मन करेगा, लेकिन आप आ नहीं सकते हैं ड्यू टू द वर्क, या कोई मैनेजर है आपको रोक रहा है कि नहीं आपको यहाँ ही रहना है, यहाँ से ही जॉब करना, तो इस टाइप से कल्चर हो जाता है। तो जो बिहार में उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आज ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, BSc BA आप अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, एक नया अपॉर्चुनिटी की ओर एक्सप्लोर कीजिए। अब प्लस पॉइंट क्या है कि आपको जब मेडिसिन का नॉलेज हो जाएगा तब आपको घर में कुछ भी चीज़ें होती है, मतलब जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप अच्छे से कोरिलेट करके आप अच्छे से कर सकते हो चीज़ों को। सपोज ये डर्मा इंडस्ट्री में है, मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन के रिलेटेड इनका प्रोडक्ट है, तो इजीली ये स्किन के बारे में बता सकते हैं फैमिली को कि आप क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है, ये मेडिसिन यूज़ करो, वो मेडिसिन यूज़ करो। ये प्लस पॉइंट मुझे लगता है। रितेश जी, अभी आपका क्या गोल है, अपकमिंग गोल 1 ईयर 2 ईयर गोल क्या है, जिससे क्या होता है ना कि जब आप एक गोल सेट कीजिएगा तो आपको एक माइंड सेट हो जाता है कि यू नीड टू क्रैक द गोल्स। उसके लिए आपको एक छोटा स्मॉल गोल बना के अचीव करना पड़ता है। तो अभी आपका करंट गोल क्या है लाइफ में फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव? जी, बिना गोल के तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और इंसान को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, पूरा करने के लिए लाइफ में बहुत सारे नीड होते हैं, तो उसके लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो गोल तो होना ही चाहिए। मैं अभी एज SBM है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है RBM। RBM क्या होता है सर? रीजनल बिजनेस मैनेजर। ओके, जहाँ पे आप रीजनल, अभी आप स्टेट को देखते हो, वहाँ पे आप रीजनल में देखेंगे जहाँ पे दो तीन स्टेट या ये सब आ जाएंगे, 2-3 स्टेट आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा रहेगा ZBM का गोल, जिसके अंदर जोनल 1 जोन में जितना आता है स्टेट में उसको कवरिंग करूँगा। तो ये तो वक्त की बात है, लेकिन इस पे मेरा कंटिन्यू फोकस है और मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत से ही सब कुछ होगा दोस्तों, ऐसे। हाँ सर, बिना मेहनत से तो कुछ नहीं हो सकता है। खाना भी खाने के लिए आपको मेहनत लगता है। बिल्कुल। कोई अगर प्लेट में रख दे अब बोले आपको खाना खाएं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ चीज़ों को समझने के लिए, कि बिना आपको मेहनत किए लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता है। सपोज आप घर में हैं, वाइफ या मम्मी ने खाना दे दिया आपको, क्या आप खाना खा सकते हैं बिना मेहनत किए? नहीं, आपको उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको खाना हाथ से लेकर गला तक पहुंच पाएगा। इसीलिए कहते हैं विदाउट मेहनत आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। नीड टू डू हार्ड वर्क। अपने आप को उस चीज में इतना लगा दो कि भगवान भी बोले कि ना
इसको तो सबसे पहले चीज़ों की देना ही पड़ेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो आपको वो चीज़ मिलेगा ही नहीं, अचीव ही नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि कोई जन्म से तेज नहीं होता है। मैं अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि वो पहले बहुत मतलब एक तरह से टर्म है, भोंदू भोंदू थे। जो बिहार में स्पेशली हाँ बोला जाता है। हाँ, भोंदू थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि वो सबसे आगे हो गए। अभी किसी को क्या होता है ना कि 2 घंटा पढ़ने पे वो चीज़ें समझ में आ जाता है। सेम बंदा को 4 घंटा लगते हैं चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन वो बंदा 4 घंटा कंटिन्यू करते गया, और वो जो पहले वाला बंदा तो 2 घंटा कर रहा था वो कम करते गया। तो उस चीज़ में क्या होता है कि वो अपने आप को मोर अडेप्टिव करते 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 अपने आप को पूरा ग्रैब कर लेता है चीज़ों में। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ दोस्तों, हार्ड वर्किंग विद द कंसिस्टेंसी यू विल अचीव एनीथिंग। एनीथिंग आई एम सेइंग, एनीथिंग। अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंट हो तो जो आप चाहते हो वो मिलेगा, साथ हार्ड वर्क हो तो। अच्छा लगा रितेश जी आपको मेरे चैनल पे आके, जिससे मेरे सब्सक्राइबर को पता चला कि कैसे फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इसी भी या मेरी ओर से। रितेश जी फिर मिलते हैं जब आप आरबीएम बनते हैं तो बिल्कुल फिर बिल्कुल से सर, जी, कुछ जी। अपॉर्चुनिटी मेरे सब्सक्राइबर को दीजिएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन फार्मा में। इंडस्ट्री, ओके चलिए, थैंक यू रितेश जी आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू।